Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 20 फरवरी 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सेल्टिक सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2005 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको नीचे दो पेयर्स बनाकर दिए गए, मतलब एक कंट्री का नाम है जैसे कि बहामास, एक कंट्री हो गई, इसकी कैपिटल नासा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया कि इन चारों पेयर में से कौन सा पेयर सही नहीं है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन ए बहामास नसाओ, ऑप्शन बी कोस्टारिका सैन जोस, ऑप्शन सी निकारुगा बाल्पोमन या फिर ऑप्शन डी डोमिनिकन रिपब्लिक सेंटो डोमिंगो। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोग को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। देखो इसका आंसर अगर आप लोगों को तब भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है बट फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर हमारे पास सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला। अगेन यहाँ पर रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग इस आर्टिकल को मेंशन किया गया है, लेकिन एक छोटा सा अपडेट है। अपडेट ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बोला है कि जो ये वॉर है वो काफ़ी करीब आ चुकी है। अब यहाँ पर किस चीज़ को देखते हुए ये बोला गया, तो यहाँ पर देखने को ये मिला है कि रशिया ने एक न्यूक्लियर अभ्यास स्टार्ट किया है, जिस चीज़ को देखते हुए जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से कन्विंस हो चुका हूँ कि जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ठीक है, और हमारे पास कई सारे रीजंस हैं जिससे पता चलता है कि डेफिनेटली रशिया यहाँ पर अटैक करेगा। रशिया यहाँ पर यूक्रेन को आने वाले सप्ताह के अंदर या फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरी तरह से कब्जा लेगा, ऐसा जो बाइडन ने खुद यहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स को बोला है व्हाइट हाउस पर। ये आर्टिकल यहाँ पर द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ ड्रिल्स वगैरह मैंने आपको बताया ना, कुछ अभ्यास वगैरह रशिया के थ्रू स्टार्ट करे गए हैं सैटरडे में। और यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बैलिस्टिक और जो क्रूज मिसाइल्स है उनको भी लॉन्च किया गया है सैटरडे में। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा कंसर्न और ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देख पाओगे और भी ज़्यादा मेंशन किया गया है। देखो रिसेंटली क्या हुआ था ना, बहुत सारे आर्टिकल्स बता ये रहे थे कि रशिया ने अपने जो भी फोर्सेस हैं, जो भी अपने जवान हैं उनको वापस से जो भी अपने सोल्जर्स उनको वापस से वहाँ से पुल आउट करना चालू कर दिया है। हुआ क्या था ना कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इधर रशिया है इधर यूक्रेन, दोनों के बीच का ये बॉर्डर है। यहाँ पर बॉर्डर पर रशिया और बेलारूस ये दोनों कंट्रीज जो हैं मिलकर आपस में अभ्यास कर रही थी। अब ये अभ्यास कर रही थी ऐसा रशिया का कहना है, हम लोग यूक्रेन को नहीं कब्जाएंगे ऐसा रशिया का कहना है। और उसके बाद रशिया ने अपने सोल्जर्स को वापस से पीछे हटा लिया है, सोल्जर्स को डिप्लॉय कर लिया है, सॉरी सोल्जर्स को वहाँ पर पीछे से पुल बैक कर लिया है। ये यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल्स आ रहे थे। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन बोलते हैं हमें तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और हमें नहीं लगता कि रशिया ने कोई भी सोल्जर्स डिप्लॉय किया है। और यहाँ पर अभी क्या किया गया, बॉर्डर के पास में काफ़ी सारी मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर दी गई हैं। ठीक है, अब मिसाइल्स के साथ साथ अपने टैंकर्स वगैरह भी डिप्लॉय करे गए हैं, जिससे पूरी तरह से यहाँ पर कंफर्म होता है कि आने वाले कुछ सप्ताह या कुछ दिन के अंदर जो रशिया है वो यूक्रेन को कब्जाने की कोशिश करेगा। तो ये सिंपल सा आर्टिकल है, आपने काफ़ी बार पढ़ रखा है इसके बारे में। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो काफ़ी लंबे समय से मैं रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स को कवर कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर। तो एक छोटा सा अपडेट था, तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। क्लियर हुआ।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। रिसेंटली आपको पता होगा, मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। इंडिया और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन हुआ है। तो बोला गया है ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये वर्किंग में आ जाएगा मई के महीने से। अब इस पूरे आर्टिकल को काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है पेज नंबर 7 पर, प्लस उसके बाद जो हमारा बिजनेस सेक्शन होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। यहाँ पर इस आर्टिकल में जो यहाँ पर मेंशन है वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पेज नंबर 1 पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स के ओवरव्यू दे दिए जाते हैं कि ये आर्टिकल हमें आज न्यूज़पेपर में पढ़ने हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिलहाल ये वाला आर्टिकल डिटेल में आगे मेंशन्ड है, तो मैं आप लोगों के साथ इसको आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगली छोटी छोटी न्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और छोटी छोटी न्यूज़ को कवर करने के बाद डायरेक्टली हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज पर भी चलने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। हमने टारगेट रखा है अगेन 5K से 6K तक के लाइक्स का, तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस टारगेट को ज़रूर पहुँचाने वाले हो। ठीक है, आज साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, इसी वजह से वीडियो लेट भी हो चुका है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे ना, पिछले संडे या फिर उससे पहले संडे में जो वीडियोज़ आई हैं वहाँ पर हमने साइंस एंड टेक के आर्टिकल जो हैं वो डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, तो काफ़ी डिमांड थी कि सर इसी वीडियो के अंदर यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो इसी वजह से देखो, साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। जैसे कि आज के टाइम पर आज जो आर्टिकल है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, कुछ गैलेक्सीज़ के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आई है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, तो वो सब पढ़ने में टाइम लगता है, उसको रिसर्च करने में टाइम लगता है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है, वो सब अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। बात करी गई है जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने यहाँ पर 100 किसान ड्रोन्स के बारे में चर्चा की है। इन्होंने बोला कि यहाँ पर किसान्स को ये ड्रोन्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और ये जो ड्रोन है ये अगेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ड्रोन्स के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। और इनफैक्ट आज के टाइम पर आपको पता है कि भारत ड्रोन सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रोन सेक्टर के लिए हम लोगों ने PLI स्कीम को भी लॉन्च कर रखा है। ड्रोन को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, क्योंकि हो क्या रहा है ना, आज के टाइम पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, दूसरे देशों से हम लोग ड्रोन्स को परचेज कर रहे थे। ठीक है, तो आपको पता होगा रिसेंटली अभी कुछ ड्रोन्स इंपोर्ट के ऊपर बैन भी लगाया गया था। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हम लोग ड्रोन्स इंपोर्ट करते हैं उनको बैन कर देंगे, अपने कंट्री के अंदर ड्रोन्स का प्रोडक्शन करेंगे, और कंट्री के अंदर ड्रोन्स बनाने के बाद अपना कंजम्पशन करने के बाद जो सरप्लस ड्रोन्स होगा उसको हम लोग एक्सपोर्ट करके वहाँ से भी पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो वो तो बात रही अलग, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पिछले जो न्यूज़ है उनको भी कनेक्ट करके समझा दिया है इसी आर्टिकल से। लेकिन अगर हम बात करें अभी क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बताया कि देखो इंडिया की जो कैपेबिलिटी है ना ड्रोन सेक्टर के अंदर, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार ग्रो हो रही है, और आने वाले टाइम पर दुनिया भर में एक नई लीडरशिप भारत दिखाने वाला है, खासकर ड्रोन सेक्टर के अंदर। इसी चीज़ को कहते हुए यहाँ पर 100 किसान ड्रोन्स को उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। अब यहाँ पर ये जो ड्रोन्स है खासकर फार्मर्स के लिए वर्क करने वाले हैं, और हमारे देश भर में अलग अलग जगह पर इन ड्रोन्स को फ्लैग ऑफ किया है कि जहाँ पर ये ड्रोन्स काम करेंगे। और आपको ध्यान रखना है इन ड्रोन्स का मेन यूज़ क्या रहने वाला है। अब जब फार्मर्स के लिए ये ड्रोन्स काम करेंगे या एग्रीकल्चर के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पेस्टिसाइड वगैरह है उसको स्प्रे करने में मदद करेगा। मतलब कि जो कीटनाशक होता है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पर हम लोग फसलें अगर लगा रहे हैं, वहाँ पर पेस्टिसाइड आप कह सकते हो कीटाणु वगैरह जो है वो काफ़ी लग जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, कुछ यहाँ पर स्प्रे वगैरह करते हैं, आपको पता होगा है ना, जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको स्प्रे करते हैं। अब उन पेस्टिसाइड से क्या होगा, वो जो कीटाणु है वो सब मर जाते हैं। तो अब हाथ से स्प्रे ना करने के बजाय उस ड्रोन से हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे और भी फायदे होंगे। वो क्या क्या फ़ायदे होंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने अभी समझा कि क्या हुआ, 100 ड्रोन्स को दिया गया किसान ड्रोन्स, बेसिकली यहाँ पर इसको नाम दिया गया है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें आखिरकार जो ये ड्रोन्स हैं इसका स्पेसिफिकली जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे होता है, प्लस यहाँ पर कैसे हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन 100 ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये आपको न्यूज़ क्लियर हो चुकी है। अब ये जो ड्रोन्स लॉन्च करे गए इससे हमारे फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ये आपको क्लियर हो चुका है। नाउ अब बात करेंगे एग्जैक्टली ड्रोन्स के फ़ायदे क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले जान लो ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, जैसे ई टेक्नोलॉजी एड फॉर फार्मर्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मतलब डायरेक्टली सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है ये टॉपिक। और आप कह सकते हो ये जो न्यूज़ है ना ये पूरी तरह से यहाँ पर आप लोग अपने सिलेबस से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना होगा पेस्टिसाइड। क्या होगा, देखो पेस्टिसाइड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्री इनपुट्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर फसलों की प्रोडक्शन करनी है, फसलों को बचाना है, तो उनको कीटाणुओं से बचाना पड़ेगा, क्योंकि फसलों के ऊपर बहुत सारे कीटाणुओं का पेस्ट का अटैक होता है। तो उस अटैक को दूर करने के लिए उन पेस्ट के ऊपर, उन कीटाणुओं के ऊपर हम लोग पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या होगा,
जिससे वो कीटाणु मर जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर यहाँ पर हम लोग पेस्टिसाइड ना छिड़कें तो इससे जो कीटाणु है वो सारा यहाँ पर फसलें बर्बाद कर देंगे, जिससे यहाँ पर जो फार्मर्स का पूरा इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, तो अगेन ड्रोन्स यहाँ पर काफ़ी मदद करेगा। ड्रोन से हम लोग इन पेस्टिसाइड को छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक तो तरीका होता है कन्वेंशनल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड। मतलब कन्वेंशनल मेथड जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप हाथ से स्प्रे करने लगते हो। ठीक है, अब जब हाथ से स्प्रेइंग करी जाती है, क्योंकि जनरली आज के टाइम पर यही होता है, हाथ से यहाँ पर जो कीटनाशक है उसको छिड़का जाता है। लेकिन जब हाथ से छिड़कते हैं ना, तो इससे यहाँ पर कभी कभी ज़्यादा केमिकल्स गिर जाता है। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसे एक यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती है ना। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी हद तक वेस्टेज वगैरह भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ के अंदर हो जाता है। देखो, अब हाथ से कर रहे हैं तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक देखने को मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा कहीं पर छिड़क दिया, यहीं पर कम हो गया, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा छिड़का जा रहा है, उससे यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर वगैरह, खर्चा वगैरह भी बढ़ जाता है। ये चीज़ें देखने को मिलती है जो हम लोग आम तरीके से करते हैं। बट इसी चक्कर में ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर आई गई। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मदद कर सकती है यहाँ पर। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के अंदर काफ़ी बड़ा हेल्प दे सकता है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी। कैसे देगा? अब ड्रोन के माध्यम से जब हम लोग पेस्टिसाइड को छिड़केंगे तो वो एक यूनिफॉर्मिटी में, मतलब हर कोने में एक तो पेस्टिसाइड जाएगा, प्लस उसके बाद एक तरीके से, जैसे कि पहले क्या हो रहा था, अगर हाथ से छिड़क रहे थे तो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो रहा था, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा, ड्रोन के माध्यम से इक्वल लेवल पर, एक यूनिफॉर्मिटी लेवल पर सभी जगह पर अच्छे से जो है वो केमिकल्स स्प्रे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में ड्रोन्स के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। प्लस जब हाथ से छिड़कते हैं तो जो इंसान छिड़क रहा है उसको भी काफ़ी हद तक रिस्क होता है, उसकी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो सकती है। अब क्या है, ड्रोन्स के माध्यम से किया जाएगा तो अगेन यहाँ पर जो ऑपरेटर होगा, जो एक काम करेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये फ़ायदे होते हैं ड्रोन्स के। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो चुका है। तो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का पेस्टिसाइड में कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है मैंने आपको बता दिया। बट अगर हम लोग बात करें, कुछ और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं ड्रोन्स के, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उनके एडवांटेजेस क्या क्या है मैं आपको सब बताता हूँ। जैसे हमारी फसलें हो गई, फसल हमने लगा दी, अब उसको देखभाली करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी मॉनिटरिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, फसलों की हेल्थ कैसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने के लिए तो ड्रोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रोन्स के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, इनमें फोटो कैमराज वगैरह आपको मेंशन्ड देखने को मिलेगा। तो ड्रोन्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी फसलें हैं उनकी हेल्थ को हम लोग थोड़ा सा इवैल्यूएट करें, उनकी हेल्थ को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लस हम लोग ये भी देख पाएँ कि कौन सी फसलों की तरफ कहाँ पर कीटाणु ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो वो सब हम लोग ड्रोन के माध्यम से अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, कोने कोने में अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट डिलीवरी। इसके अंदर क्या बोला गया, देखो मैंने आपको बताया ना, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ जो केमिकल है जो कि यहाँ पर ज़रूरत होती है, उतना ही यहाँ पर केमिकल ये ड्रोन छिड़कता है। तो यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, उतना ही न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे क्या होता है, यहाँ पर फार्मर्स की थोड़ी बहुत जो कॉस्ट है वो बच जाती है, क्योंकि होता क्या, जब हाथ से करते हैं काम तो वो सामान ज़्यादा लगता है, लेकिन हम लोग इससे करेंगे ड्रोन से तो वो सामान इक्वल लेवल में, एक यूनिफॉर्म लेवल में लगेगा। क्लियर हुआ? इससे हम लोग फोकस करेंगे, एक अच्छा हम लोग को ग्रोथ भी मिलेगा क्रॉप्स के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, तो इससे हमारी जो फार्मर्स की इनकम वगैरह वो भी डबल हो जाएगी साल 2022 तक। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब हमारा मकसद है कि हम लोग फार्मर्स की इनकम को डबल करें आने वाले सालों के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रॉप्स है उनका मैनेजमेंट भी प्रॉपरली हो पाता है। ये हमने देखा कि यहाँ पर जो सीड्स वगैरह, जो बीज वगैरह है वो भी छिड़के जा सकते हैं। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी जो मिट्टी को चाहिए होते हैं, वो सब यहाँ पर हम लोग ड्रोन से छिड़क सकते हैं। ये सारे फायदे ड्रोन्स के देखने को मिलते हैं। इससे हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हमें सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है ड्रोन्स के अंदर। इससे यहाँ पर देखोगे बहुत सारी कॉस्ट हो जाती, मतलब कि जो वेस्टेज वगैरह हो जाता है, जो बर्बादी होती है, वो सब कम हो जाती है। प्लस प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्लस जो ड्रोन से अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बढ़ाते हैं तो इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होंगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलेगा बहुत सारे रूरल एरियाज़ में। तो आप लोग को इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अभी हम लोग फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स को बनाएं। इसी के लिए हम लोगों ने पीएलआई स्कीम को जारी किया। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स बनाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के पास कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई हम लोगों को नज़र आने वाली है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, ये भी ज़बरदस्त आर्टिकल है। बात की गई है जो MH-60R कॉप्टर्स हैं, ये जो हेलीकॉप्टर है बेसिकली, ये हमारे पास आ जाएंगे जुलाई के महीने तक। इसका जो पहला बैच है वो जुलाई के महीने तक आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया। नाउ क्वेश्चन ये है कि इस आर्टिकल को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हो। तो सिंपली इस आर्टिकल को GS पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ साथ GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेट कर सकते हो। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, जो ये MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जिनका पिक्चर आप लोग बराबर में देख पा रहे होंगे, इसको लेकर भारत ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक डील साइन करी है यूएस के साथ। यूएस से हम लोग ये वाले हेलीकॉप्टर्स परचेज कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर कुछ दिए गए थे, आप कह सकते हो कि यहाँ पर पहले भी हम लोग को कुछ हेलीकॉप्टर्स ये मिल चुके हैं हमारी नेवी को, जो कि यूएस के अंदर थी। अभी फिलहाल क्या है, अभी हमारे पास जो पहला मेजर इंडक्शन है हेलीकॉप्टर्स का, ये होने वाला है। हमारी नेवी को ये हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पर कोची बेस्ड देखने को मिलेंगे। साथ साथ बताया गया कि इंडिया ने एक डील साइन करी है लगभग $2.2 बिलियन की। ध्यान रखना, $2.2 बिलियन की डील साइन करी गई है, जहाँ पर हम लोग MH-60R हेलीकॉप्टर्स को खरीद रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं यूएस के थ्रू। तो ये डील साइन करी गई थी फरवरी 2020 के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, फरवरी 2020 में इन चॉपर्स को लेकर डील साइन करी गई। और ये जो डिलीवरीज है, ये जितनी भी हमने डील करी है, ये सारी डिलीवरीज बोला जा रहा है एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम लोग जुलाई के महीने में पहला बैच जो है इस हेलीकॉप्टर का वो लेने वाले हैं। अभी हमारे पास कुछ हेलीकॉप्टर्स आएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास 2025 तक सारे जितने भी हम लोगों ने डिमांड करी है वो सब हमारे पास हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ बताया गया कि आज के टाइम पर हमारी नेवी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। नेवी के पास हेलीकॉप्टर का काफ़ी शॉर्टेज है, जिस वजह से हम लोगों के लिए ये जो डील है वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम लोग बात करें, शॉर्टफॉल काफ़ी ज़्यादा है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसी वजह से एक रिक्वेस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो, नेवी ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू किया था। यहाँ पर बोला था कि हम लोगों को 24 लाइट हेलीकॉप्टर्स चाहिए लीज पर। ठीक है, और मतलब नेवी को रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से MH-60R हेलीकॉप्टर्स को हम लोग परचेज कर रहे हैं, किससे, यूएस से। और बताया गया जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स है, जैसे हमारे पास आ जाएंगे प्रॉपरली, तो ये हमारे पुराने वाले हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस कर देगा। पुराने वाले हेलीकॉप्टर्स कौन से हैं, वो है सी किंग 42 और 42A हेलीकॉप्टर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी इनको डिकमीशन कर दिया गया था 1990s में, तो फिलहाल ये पुराने वाले हेलीकॉप्टर्स रिप्लेस हो जाएंगे, फिर हम लोग नए वाले हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये नए हेलीकॉप्टर्स आएंगे जुलाई के महीने तक, बस इतना ध्यान रखना है। अब इस आर्टिकल के अंदर हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया यूएस के बारे में डिस्कस किया, तो साथ ही साथ ये भी पढ़ लिया करो, जब भी आप लोग किसी कंट्री के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हो तो हमेशा ये देख लिया करो, मतलब कि जैसे आपने 2 कंट्री की न्यूज़ पढ़ ली, यहाँ पर इंडिया यूएस को लेकर एक न्यूज़ है, तो उनके रिलेशंस के बारे में भी ज़रूर देख लिया करो। नहीं पता है तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करवाता हूँ। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इंडिया यूएस के रिलेशंस आज के टाइम पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आर्टिकल कैसे रिलेट कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। देखो, सबसे बड़ी बात, इंडिया और यूएस दोनों मिलकर एनर्जी क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी अच्छे से फोकस करते हैं। दोनों का एक इनिशिएटिव है पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी करके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर इंडिया है और प्लस यूएस की गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकें, एक क्लीन एनर्जी को काम के ऊपर काम कर सकें, इनोवेशन कर सकें कि हम लोग क्लीन एनर्जी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि क्लीन एनर्जी अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इससे पोल्यूशन क्या होगा, अपने आप यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी के ऊपर काम किया जा रहा है दोनों कंट्रीज़ के थ्रू मिलकर, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इंडिया और यूएस का जो क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप है, इसको भी लॉन्च किया गया था, एक लीडर्स क्लाइमेट समिट हुआ था 2021 में तब। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने 2030 का पार्टनरशिप एजेंडा लॉन्च किया था, इसके अंदर बताया कि 2030 तक भारत और यूएस दोनों मिलकर क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, आपस में मिलकर इसको डेवलप करेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद आज के टाइम पर इंडिया यूएस के डिफेंस कोऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी आर्टिकल से रिलेट कर सकते हो। तो दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस रिलेशन कहाँ पर स्टैंड करते हैं। डिफेंस रिलेशन की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर ये है इंडिया यूएस के बीच में। देखो, इंडिया यूएस के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन बना के रखे जाते हैं वो खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोगों ने काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर रखे हैं। न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस करके हम लोगों ने एक पार्टनरशिप साइन कर रखा है 2005 में, जिसको अपडेट कर दिया गया था 2015 के अंदर आगे 10 साल के लिए। तो मतलब यहाँ पर समझ सकते हो कि एग्जैक्टली डिफेंस रिलेशनशिप के लिए जो हमारी पार्टनरशिप है वो बहुत लंबे समय से है। एग्जैक्टली भारत और यूएस ने मिलकर एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट को भी साइन किया था अभी पिछले कुछ साल पहले। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि फिर उसके बाद इन्होंने 4 जो कंट्री का क्वाड ग्रुप है उसको भी फॉर्मलाइज किया। यानी कि जो क्वाड ग्रुप है बीच में इनएक्टिव सा आपको नजर आ रहा था, बट तो इस ग्रुप को वापस से एक्टिव किया गया, आपको ध्यान रखना है।
क्वाड ग्रुप क्या है, इसके अंदर 4 कंट्रीज़ है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो दोनों ही कंट्री है, मतलब कि भारत और यूएस दोनों यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वाड के अंदर। ये जो क्वाड ग्रुप बनाया गया है, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन को हमारे प्रोटेक्ट करता है। खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का जो एग्रेशन देखने को मिलता है, तो उस चाइना को काउंटर करने के लिए ये क्वाड ग्रुप बेसिकली काम करता है। साथ ही साथ इन क्वाड ग्रुप्स के बीच में नवंबर 2020 की बात है, मतलब पिछले साल की बात है, मालाबार एक्सरसाइज हुई थी। और आपको ध्यान रखना है, 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि चारों कंट्रीज़ ने इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ताकि चारों कंट्रीज साथ में आए और यहाँ पर एक मैसेज दें चाइना को कि चाइना की चलेगी नहीं। चाइना अगर इंडो पैसिफिक के अंदर अग्रेशन दिखाएगा तो चारों कंट्रीज मिलकर यहाँ पर चाइना को काउंटर करेंगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को एक तरीके से अमेरिका के जो बेसिस हैं, खासकर अफ्रीका के अंदर जीबीटी जो है, ठीक है, अफ्रीका के अंदर जीबूटी है, पैसिफिक के अंदर गुआम वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी बेसिस हैं वहाँ पर इंडिया को एक्सेस मिल चुका है। इंडिया यहाँ पर उन बेसिस का आराम से इस्तेमाल कर सकता है। वो सारे बेसिस अमेरिका के हैं, तो यहाँ पर रिलेशन अगेन आप देख पाओगे कि अमेरिका के बेसिस का जो एक्सेस है वो भारत के पास ऑलरेडी है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया और यूएस ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इंडिया और यूएस ने यहाँ पर 4 अग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है, जिसको हम लोग डिफेंस अग्रीमेंट्स के नाम से जानते हैं। वो 4 अग्रीमेंट कौन कौन से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक है बेका, बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। दूसरा है GSOMIA, मतलब जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तीसरा है लेमुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। चौथा है कोमकासा, कोमकासा मतलब कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। आप कहोगे ये अग्रीमेंट तो समझा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अग्रीमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, 8 से 9 मिनट का है, आप लोग ज़रूर उसको जाकर देखना, क्योंकि ये अग्रीमेंट के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यूट्यूब पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना व्हाट इज़ बेका दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर टाइप कर लेना और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ऊपर ही जाकर उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर मैंने चारों अग्रीमेंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से समझाया है और आपको चारों क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया इंडिया यूएस ने मिलकर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव को भी साइन किया था 2010 के अंदर, ताकि यहाँ पर क्या कर सके, दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर जो आतंकवाद वगैरह है उससे यहाँ पर लड़ सकें। तो ये सारे कोऑपरेशन, मतलब भारत और यूएस के डिफेंस रिलेशन कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हर चीज़ में कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, इंडिया यूएस के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है टाइगर ट्रियम्फ करके। ठीक है, ये करी गई थी नवंबर 2019 में। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल और रीजनल अभ्यास भी होते हैं, जैसे कि दोनों कंट्रीज़ के आर्मी के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, दोनों कंट्रीज़ के स्पेशल फोर्सेस के बीच में वज्र प्रहार होता है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में और भी रिमपैक और रेड फ्लैग करके यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यास होते हैं। व्यापार के मामले में बात करें तो यूएस यहाँ पर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएस ने रिप्लेस कर दिया था मॉरिशस को एज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, आपको ध्यान रखना है। तो यूएस का काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आपको ये देखने को मिल जाएगा भारत के अंदर, प्लस भारत भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है। और पहले क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो जीएसपी है उसको हटा दिया था। जीएसपी मतलब अगर भारत यहाँ पर कोई सामान भेज रहा है यूएस के अंदर, यूएस अगर भारत से कोई सामान ले रहा है तो उसके ऊपर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो जीएसपी के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब कि इन सामान के ऊपर हमें छूट मिलती है। अगर हम मान लो भारत ने यहाँ पर कोई सामान इधर भेजा यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर भेजा तो जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ वगैरह उसके ऊपर हमें काफ़ी छूट मिलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जब छूट मिलती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, इस जीएसपी को विड्रॉल कर लिया था, जीएसपी हटा दिया था। तो इसी जीएसपी के अंदर हमें वो छूट मिलती थी। अब जीएसपी हट गया तो हमें छूट मिल नहीं रही थी, हमारा सामान यूएस से महंगा बिकेगा। ठीक है, इनके प्रोडक्ट से महंगा बिकेगा तो कौन खरीदेगा, हमें लॉस होगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या करा गया, अभी आप कह सकते हो कि करंट टाइम पर जो बाइडन है, इन्होंने वापस से बोला कि जो जीएसपी है बेसिकली इसको हम लोग, मतलब जो डिसीजन लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, बैन किया था जीएसपी को, विड्रॉ कर लिया था बेसिकली, वो सब यहाँ पर अब अलाउ कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, भारत कोई भी सामान भेजेगा, लगभग 28 यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स भेजेगा, तो उसके ऊपर आप कह सकते हो कि हम लोगों को छूट वगैरह मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गए व्यापार को लेकर मामले। मैंने आपको यहाँ पर डिफेंस का मामला समझा दिया, दोनों कंट्रीज़ में डिफेंस रिलेशन कैसे हैं, एनवायरमेंट को कैसे काम कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ एनवायरमेंट को लेकर। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर क्या काम कर रहे हैं, तो इंडिया का इसरो हुआ और यूएस का नासा हुआ, दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर बना रही हैं, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
ठीक है। उसका अगर हम इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करें तो भारत के बहुत सारे लोग जाकर आज के टाइम पर यूएस में रहते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पर यूएस की सरकार के अंदर बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो यूएस की प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, ठीक है, इनका भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडिया के साथ, तो आप लोगों को इसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो इंडिया यूएस के रिलेशन कहाँ पर आज के टाइम पर करेंटली देखने को मिलते हैं, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग बता दी है। कोई भी स्टैटिक बुक पढ़ते हो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा खास आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल आपको ये ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बाकी तो रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में आर्टिकल हैं जो कि मैं आपके साथ पेज नंबर 1 पर डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, चाइना वॉरशिप फायर्ड लेज़र एट पेट्रोल प्लेन। इसका मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बोला है कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेन है जिसके ऊपर चाइना ने लेज़र फायर किया है और इससे बहुत खतरा पैदा हो सकता था। इससे ये हो सकता था कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो ये इनका प्लेन है बेसिकली वो क्रैश कर सकता था, क्योंकि अगर ये चाइना लेज़र फायर कर देता तो फिर जो पायलट बैठा था अंदर प्लेन के वो यहाँ पर अंधा हो जाता, ठीक है, कुछ टाइम के लिए अंधा हो जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर वो प्लेन क्रैश कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये कंसर्न दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बोला है क्रूज लाइफ वॉज पुट एट स्टेक। यहाँ पर जो भी ये प्लेन चला रहा था, ठीक है, उसकी ज़िंदगी भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक दांव पे लगी पड़ी थी। तो ये बातें ऑस्ट्रेलिया ने बताई हैं। एग्जैक्टली आप कह सकते हो जो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस डिपार्टमेंट है, इन्होंने बोला कि चाइनीज़ नेवी शिप, मतलब कि जो चाइना का एक नेवल शिप है, इन्होंने क्या किया, एक लेज़र फायर किया। अब ये मामला हुआ कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम लोग जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मैप ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अगर मैं एक रफली मैप ड्रॉ करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हुआ ऑस्ट्रेलिया का मैप, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ पूरा। तो अगर हम लोग देखें इस ऑस्ट्रेलिया के मैप को, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इनका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जो थोड़ा सा पानी वाला एरिया है, ये तो सब पानी पानी है इधर, लेकिन क्या होगा, ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ये सब यहाँ पर इस कंट्री के हिस्से के अंदर ही आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर इनका प्लेन उड़ रहा था, इसके ऊपर प्लेन उड़ रहा था, सर्विलांस कर रहा था। वो प्लेन कौन सा था, तो पीछे आप लोगों को नाम दिख रहा होगा P-8A पोसाइडन। ये प्लेन यहाँ पर उड़ रहा था। अब जब ये सर्विलांस वगैरह कर रहा था, निगरानी रख रहा था, तो नीचे यहाँ पर चाइनीज़ नेवल शिप है, क्योंकि अब चाइना का नेवल शिप कैसे पहुँचा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको पता है बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो उन आइलैंड्स के ऊपर भी चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है, वहाँ पर भी एक तरीके से अपना बेस वगैरह बना लिया है। तो अपना जहाज़ वहाँ पे लेकर ले जा रहा था। तो जो चाइनीज़ नेवी शिप है वो यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था, ऊपर यहाँ पर जो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया का प्लेन उड़ रहा था। तो इन्होंने यहाँ पर प्लेन उड़ाया, नीचे से क्या हुआ, चाइना ने ट्राई किया कि हम लोग लेज़र से अटैक करें। लेज़र बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, डैजलर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक लेज़र, वही जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं जैसे लेज़र लाइट होती है ना, बट खाली उसको मतलब समझने के लिए आप समझ जाओ, वही लेज़र यहाँ पर है। क्या होगा, इस लेज़र से अटैक किया जा रहा था चाइना के थ्रू, ठीक है। तो ये बताया गया अगर ये इंसिडेंट हो जाता, अगर यहाँ पर लेज़र से अटैक कर दिया जाता इस प्लेन के ऊपर, तो इससे क्या होता, जो क्रू वो प्लेन चला रहा था, ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी बेसिस पर अंधा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है लेजर्स प्रेजेंट अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज व्हेन एम्ड एट एयरक्राफ्ट दे कैन इंजर पायलट्स और टेम्परेरी ब्लाइंड देम, ठीक है। अगर यहाँ पर लेज़र से अटैक करा जा सकता है एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो इससे क्या हो सकता है, जो पायलट चला रहा है उस प्लेन को वो यहाँ पर टेम्परेरी ब्लाइंड हो सकता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए उसके कुछ दिखाई देगा नहीं। अब दिखाई देगा नहीं तो उससे वो प्रॉपर लैंडिंग वगैरह कर नहीं पाएगा, ठीक है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और यहाँ पर प्लेन भी क्रैश कर सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना कंसर्न दिखाया। मतलब चाइना की हरकतें देख रहे हो, इंडिया के साथ तो हैं ही, उसके साथ साथ दुनिया भर की कंट्रीज़ के साथ देख पाओगे कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। ये काम यहाँ पर, ये हरकत यहाँ पर चाइना के थ्रू, मतलब कि फालतू में ये हरकतें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल क्लियर हो चुका है। मैंने आप लोगों को बता दिया एग्जैक्टली क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से यहाँ पर ये लेज़र शूट देखने को मिला था। मैंने आपको बताया ये, ठीक है, जो ये लेज़र है वो यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से आई थी, पता चला है। और हालांकि यहाँ पर ये जो ऐसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं कुछ भी। अगर ये चाहते, अगर ये अटैक हो जाता तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता, प्लस यहाँ पर प्लेन वगैरह क्रैश कर जाता और हमारी क्रू की भी जान चली जाती। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद आते हैं अगले पेज पर, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और देखो हर संडे में क्या होता है, साइंस एंड टेक का पेज आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये पेपर है इसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। और ध्यान रखना संडे में कोई एडिटोरियल आता नहीं है, तो साइंस एंड टेक के आर्टिकल में आपको 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। पहला आर्टिकल तो अगेन कोविड-19 के बारे में चर्चा करता है,
ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में चर्चा करता है। लेकिन दूसरा आर्टिकल यहाँ पे बात करता है इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, डार्क मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, बताया गया जो डार्क मैटर है, ठीक है, ये प्लस ग्रेविटेशनल लेंस क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसेंसिंग कैसे काम करता है वो भी हम लोग समझेंगे। क्या डार्क मैटर में ब्लैक होल प्रेजेंट है क्या, तो सब कुछ समझेंगे यहाँ पर, ये आर्टिकल जो भी मेंशन किया गया है। उसके बाद एक अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, एक नया ऑब्जर्वेशन किया गया है। नया ऑब्जर्वेशन ने बताया यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है पूरे हमारे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो सबसे मतलब एनर्जी वाला चीज़ क्या है, तो यहाँ पर वो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है। तो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई क्या होती है हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इस आर्टिकल के अंदर ये भी चीज़ें मेंशन्ड है। उसके बाद एक और यहाँ पर साइंस एंड टेक का आर्टिकल है जिसको साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पीछे मेंशन्ड है, वो ये है नाइट पॉलिनेटर्स हाउ मोथ हेल्प्स द हिमालयास करके आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो इससे शुरुआत करते हैं। हुआ क्या है, एक रिसर्च पब्लिश हुई है और उस रिसर्च के अंदर बताया गया जो मॉथ होते हैं, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई होती है ना, उसी प्रकार से आपको ये मॉथ देखने को मिलता है। बताया गया जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है उसके अंदर मॉथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहले मैं आपको ये समझाने से पहले मॉथ के बारे में बताता हूँ प्लस पॉलिनेशन के बारे में बताता हूँ, तब आप चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देखो, एक तो होती है बटरफ्लाई, दूसरा होता है मॉथ, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो बटरफ्लाई है ये एक तरीके से जो दिन का समय होता है उस समय एक्टिव होती है, ठीक है, इसको इसकी वजह से इसको डायोर्नल बोलते हैं, दिन में एक्टिव होती है। और ये जो है मॉथ जो है नाइट में एक्टिव होता है, रात में एक्टिव होता है, इसकी वजह से इसको नॉक्टर्नल बोला जाता है। जो बटरफ्लाई है इसके ब्राइट कलर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप देख पाओगे काफ़ी कलरफुल है। लेकिन मॉथ का डल कलर देखने को मिलता है, इनके एकदम से दबा सा कलर होता है, ठीक है। और ये जो बटरफ्लाई है इसके जो विंग्स वगैरह हैं वो आप देख पाओगे ऊपर की साइड ऐसे रेस्ट करते हैं, ठीक है, अपराइट साइड मतलब ऊपर की साइड ऐसे देखने को मिलते हैं। बट ये जो मॉथ के विंग्स होते हैं वो इसके इस प्रकार से आप देख पाओगे फैले हुए होते हैं, ठीक है, साइड में फैले हुए होते हैं। और जो ये बटरफ्लाई होती है, जो तितली होती है, इसकी जो बॉडी होती है काफ़ी पतली होती है, थिन सी होती है, ठीक है। और इसकी जो मॉथ है इसकी जो बॉडी होती है ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक बॉडी होती है, ठीक है। तो अभी आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये मॉथ है, ठीक है। तो अभी तक क्या स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, इस स्टडीज़ के अंदर जितना भी पब्लिश हुआ है उसमें बताया है कि जो प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है, इस पॉलिनेशन के अंदर हमेशा डायोनल पॉलिनेशन ही देखने को मिला है। मतलब कि जो बीज, मतलब कि जो मधुमक्खियाँ हो गई या बटरफ्लाई हो गई, यही पॉलिनेशन करती हैं। हमारे पास ये कभी भी अवेलेबल नहीं था कि मॉथ के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। तो अभी यहाँ पर यह बताया गया जो मॉथ है ये भी पॉलिनेशन करता है। ये स्टडी पब्लिश करी गई, कहाँ पर हुआ है, ये हिमालयन इकोसिस्टम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, वहाँ पर ये जो मॉथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने यहाँ पर पॉलिनेशन करके दिखाया है, इसी वजह से हमारे पास ये नई स्टडी निकल कर आई है। स्टडी ने यहाँ पर बताया कि लगभग 91 जो प्रजाति हैं मॉथ की, ये एक तरीके से पोटेंशियल पॉलिनेटर्स हैं, मतलब कि ये भी पॉलिनेटर्स की तरह दिखाई पड़ती हैं, ये भी प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन करती हैं। तो अब पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये पॉलिनेशन होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बटरफ्लाई और मॉथ के बीच में और क्या डिफरेंस है, ये सारी पिक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पर, आपको सब मिल जाएंगे, आप लोग जाकर इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। समझते हैं पॉलिनेशन। आपने यहाँ पर बायोलॉजी में अपने क्लास 10th में ये ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है, और मतलब पहले बचपन में काफ़ी पढ़ा होगा पॉलिनेशन वगैरह के बारे में। देखो, पॉलिनेशन जो होता है ये फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलता है। पहले मैं आप लोगों को इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ ताकि डेफिनेशन भी समझो और पिक्चर को भी देखो, ताकि आप दिमाग में जो है ये चीज़ें बैठ जाएँ। इस आर्टिकल को आप लोग अगेन साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हो। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के अंदर बात करें, पॉलिनेशन एक मेथड है, एक तरीका है जहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स उठाए जाते हैं एंथर से, विच इज़ अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मतलब आप कह सकते हो कि एंथर, यहाँ पर ध्यान रखना एक वर्ड है, एक एंथर, जो बोला हूँ ध्यान रखना, एक वर्ड है एंथर। ये क्या है, ये फूल का मेल पार्ट है, ठीक है, ये कोई भी फ्लावर का मेल पार्ट है एंथर। और इसी एंथर के ऊपर क्या होता है, पोलन ग्रेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया। अब इस पोलन ग्रेन को उठाकर दूसरे मतलब कोई भी फ्लावर है, देखो फ्लावर का जो मेल पार्ट है, ठीक है, मेल पार्ट कौन सा है, एंथर, और फीमेल पार्ट कौन सा है, स्टिग्मा। मेल पार्ट एंथर, फीमेल पार्ट स्टिग्मा, फिर से बोल रहा हूँ, मेल पार्ट एंथर, फीमेल पार्ट स्टिग्मा, बार बार बोल रहा हूँ ताकि रट जाए, क्योंकि आगे समझने फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जो एंथर है इसमें से यहाँ पर ऊपर पोलन ग्रेन देखने को मिलेगा, ये पोलन ग्रेन को उठाकर स्टिग्मा पर गिरा दिया जाता है। अगर पोलन ग्रेन को उठाकर स्टिग्मा पर गिरा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो इस पॉलिनेशन को, इस प्रोसेस को करने के लिए कौन से जानवर बने हैं, पॉलिनेटर बने हुए हैं, ठीक है। ये आपको पॉलिनेटर देखने को मिलेगा, जैसे तितली ये पॉलिनेशन करती है एक प्लांट से, मतलब एक जो प्लांट हुआ इसका जो मेल पार्ट है
एंथर, इस पे पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को उठाया और जो प्लांट का फीमेल पार्ट है स्टिग्मा उसके ऊपर गिरा दिया। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो तितली के साथ साथ यहाँ पर जो मधुमक्खी है वो भी यहाँ पर पॉलिनेशन करती है। अब क्या है, यहाँ पर ये नहीं पता था कि मॉथ भी करता है, तो मॉथ का ही अभी पॉलिनेशन के बारे में पता चला है। ठीक है, तो अगर आप लोग पिक्चर में पॉलिनेशन देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर ये प्लांट हुआ, ये दूसरा फ्लावर हुआ, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन्स हुए, आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, ये पोलन ग्रेन्स हो गए। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स को उठाया, पोलन्स को उठाया, यहाँ पर क्या करा, पोलन्स को उठाने के बाद ये पोलन आप देख पाओगे इसके हाथ में है, यहाँ पर उठा कर लेके गए और ले जाने के बाद यहाँ पर पोलन गिरा दिया। फीमेल पार्ट यानी कि जो फीमेल पार्ट कौन सा है वो है स्टिग्मा, इसके ऊपर गिरा दिया। अब इसके ऊपर पोलन गिरा दिया तो इससे क्या होगा, प्लांट का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पॉलिनेशन के भी यहाँ पर दो प्रकार होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब प्लांट्स के अंदर खुद ही एक ही फ्लावर के अंदर ये पॉलिनेशन होता है। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, इसी के अंदर यहाँ पर क्या होगा, इसी के अंदर आपको जो ये पहला है ये क्या है, पोलन से, दूसरे में यहाँ पर स्टिग्मा है। तो एक ही प्लांट के अंदर ये प्रोसेस सब होगा, पोलन उठकर स्टिग्मा पर गिरा दिया जाएगा। तो एक ही प्लांट के अंदर अगर हो रहा होगा तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, जब दो प्लांट्स के बीच में ये काम होता है। ठीक है, इधर से पोलन उठाया, पोलन उठाने के बाद स्टिग्मा पर गिरा दिया, जिससे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो आई होप आप लोग पॉलिनेशन तो समझ गए होंगे, दो प्रकार के होते हैं पॉलिनेशन, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो स्टडी पब्लिश हुई है कि जो ये मॉथ है बेसिकली बटरफ्लाई से अलग होता है मॉथ, तो ये भी पॉलिनेशन करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ साथ बताया गया, ये हम लोगों को देखने को मिला है लगभग 21 जो प्लांट फैमिलीज़ हैं, जो कुछ 21 प्लांट की प्रजातियां हैं जिनके अंदर ये पॉलिनेशन होता हुआ नजर आया है। और ध्यान रखना, जो पॉलिनेशन हमेशा सेम स्पीशीज़ के अंदर होता है। मान लो यहाँ पर ये एक मैंगो का प्लांट है, आम का प्लांट है, और इधर आम का प्लांट है, तो अभी पॉलिनेशन होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक आम का प्लांट है और एक एप्पल का प्लांट है, तो अगर इधर से उठाकर इधर यहाँ पर अगर पोलन ग्रेन ट्रैवल करवा दिया जाए तो पॉलिनेशन हो जाएगा। नहीं, जब तक सेम स्पीशी नहीं होगी तब तक यहाँ पर यह फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर आपने पोलन ग्रेन उठा के इधर दूसरी तरफ गिरा भी दिया है तो भी कोई फ़ायदा कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। या फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि मान लो यहाँ से पोलन ग्रेन उठाया, पोलन ग्रेन उठाने के बाद स्टिग्मा की जगह दूसरी मतलब एंथर के ऊपर ही गिरा दिया, एंथर से उठाने के बाद एंथर के ऊपर गिरा दिया, तो भी कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ होगा ही नहीं। कब होगा, जब एंथर के ऊपर से पोलन ग्रेन उठाकर जो प्लांट है, जो फ्लावर है, उसके फीमेल पार्ट स्टिग्मा के ऊपर गिराया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, अभी तक स्टडीज़ ये बताती थी, जो पॉलिनेशन रिलेटेड स्टडीज़ हैं जिसके अंदर बताया गया सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन डायोर्नल पॉलिनेटर्स करते थे, मतलब जो मधुमक्खियाँ बटरफ्लाइज यही करते थे। हमें ये नहीं पता था नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स मतलब जैसे कि मॉथ है ये भी करता है। तो अब पता चला कि हाँ भाई मॉथ के थ्रू भी यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। तो ये डिटेल स्टडी जो है पब्लिश हुई है साइंस रिपोर्ट्स के अंदर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टडी के अंदर बताया गया लगभग 65%, 65% जो मॉथ हैं, लगभग 91 सब स्पीशी 91 प्रजातियाँ देखने को मिलेगी इनकी। तो यहाँ पर ये लोग पोलन ग्रेन्स ले जाते हैं और फिर उसके बाद पोलन ग्रेन्स ले जाते हैं, इसी वजह से इनको पोटेंशियल पॉलिनेटर्स बोला जाता है कि ये भी पॉलिनेशन करते हैं। इनमें से कौन कौन सी प्रजातियाँ, उन प्रजातियों के नाम बताए गए। जैसे इन्होंने बताया, देखो अलग अलग प्रजातियों के नाम बताएं, जोमेट्रिडे करके, एरिबिडे करके यहाँ पर आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। टाइगर मॉथ हो गया, लिचन मॉथ हो गया, ये कुछ ऐसे यहाँ पर मॉथ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर ये लोग पोलन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, खासकर हिमालयन रीजन के अंदर। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे एग्जैक्टली किस चीज़ को लेकर यहाँ पर आर्टिकल मेंशन करता है। नाइट पॉलिनेटर्स के बारे में बात करता है, रात में जो ये रात वाले जो पॉलिनेटर्स बोले जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बटरफ्लाई जो है वो एक्टिव रहती है दिन में और जो मॉथ होता है वो एक्टिव रहता है नाइट में, ठीक है, रात में। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये पॉलिनेटर्स वर्क करता है, पॉलिनेशन क्या होता है, प्लस मॉथ क्या होता है, बटरफ्लाई क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक एक बात आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। नाउ आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी हद तक ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को लेकर। देखो मुद्दा क्या है ना, मुद्दा यहाँ पर क्या मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं ब्लैक होल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है लास्ट में, साइंटिस्ट ने यहाँ पर कुछ तरीका अपनाया है, कैन यूज़ दी सिग्नेचर्स। इन्होंने बताया कि हम लोग क्या ये स्टेप यूज़ कर सकते हैं टू इन्फर द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल्स, कि ये इससे ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्या मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये स्टेप अपना लिया तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास ब्लैक होल प्रेजेंट है, खासकर कहाँ पर, डार्क मैटर के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको समझना होगा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो जो डार्क मैटर है, आपको ध्यान रखना है,
आपको पता होगा एक आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। चीज़ें ग्रेविटी के अंदर क्या हो रहा है, चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे मतलब चीज़ें आपस में मिल रही हैं। तो डार्क मैटर के अंदर क्या हो रहा है, चीज़ें आपस में मिल रही हैं। ठीक है, आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, जो हमारी गैलेक्सी वगैरह है, हमारी जो गैलेक्सीज वगैरह है जिनको होल्ड करके रखा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डार्क मैटर की वजह से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक तरफ होता है डार्क मैटर जो कि अट्रैक्शन के अंदर मतलब जो कि अट्रैक्शन दिखाता है, दूसरा होता है डार्क एनर्जी जो कि रिपल्शन दिखाता है। ठीक है, मतलब कि एक डार्क मैटर जो कि अट्रैक्शन दिखाता है, चीज़ें आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं, आपस में जुड़ कर रखी हुई हैं। दूसरी तरफ डार्क एनर्जी जो कि आपस में चीज़ों के बीच में गैप गैप आपको देखने को मिलेगा, जो कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी दूर हैं। ठीक है, जैसे कि रिसेंट एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि भाई जो स्टार हैं, मतलब मान लो दो स्टार हैं, दो तारों के बीच में गैप है ये। तो इस गैप में यहाँ पर ये गैप कैसे, आपस में तारे टकराते क्यों नहीं? तारे इसलिए टकराते क्योंकि इनके बीच में डार्क एनर्जी प्रेजेंट है। डार्क एनर्जी इनके बीच में रिपल्शन कर रही है। ठीक है, डार्क एनर्जी इनको दूर रख रही है। लेकिन यहाँ पर डार्क एनर्जी दूर रखने के साथ साथ और यहाँ पर डार्क मैटर भी काम करता है। डार्क मैटर इनको होल्ड करने के ऊपर भी फोकस करता है। लेकिन अगर हम बात करें जो डार्क एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आज के टाइम पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो डार्क एनर्जी है बेसिकली ये यहाँ पर आप कह सकते हो डार्क एनर्जी की वजह से आज के टाइम पर जो हमारी जो पूरा का पूरा खासकर यूनिवर्स है जो हमारा, वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आपको पता होगा चीज़ें शुरू हुई थी गोले से। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को एक सेकंड एक पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, पहले ये बताऊँगा, उसके बाद ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर पाओगे। काफ़ी सारे पिक्चर्स मैंने यहाँ पर शेयर कर रखे हैं। एक सेकंड। बिग बैंग थ्योरी क्या है, देखो पहले यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड है, ये छोटा सा गोला था। ठीक है, अब ये जो गोला है ये फैलता रहा फैलता रहा फैलता रहा, या एक्सपेंशन होता रहा, ये एक्सपेंशन होता रहा, यहाँ पर सुपरनोवा बना, यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से एक्सपेंशन होता रहा लगातार, और आज के टाइम पर आप देख पाओगे इस प्रकार से हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, पूरा यहाँ पर ब्रह्मांड लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने का पीछे क्या है, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या करती है, चीज़ों को यहाँ पर दूर दूर खींचती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर चीज़ों को रोक के आपस में होल्ड करे रखता है। ठीक है, अब जैसे कि आप कह सकते हो कि चीज़ें हम लोगों को कुछ सामने दिखाई दे रही हैं, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह हैं। प्लैनेट्स वगैरह अपनी जगह पर है ना, अपनी जगह पर एक तरीके से रिवॉल्व रोटेट जो भी कर रहे हैं अपनी जगह पर हैं। ठीक है, अब अपनी जगह पर होल्ड कैसे, अपनी जगह पर रुके कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डार्क मैटर का रोल है। लेकिन जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो बढ़ रहा है लगातार। ठीक है, लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि चीज़ें आपस में एक तरीके से रिपल्शन हो रहा है उनके बीच में, चीज़ें आपस में बढ़ रही हैं। उसके पीछे का रीज़न है डार्क एनर्जी। ठीक है, तो ये तो रिसेंटली यहाँ पर साइंटिस्ट ने बताया था, जो कि मैंने आप लोगों को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में बताया है। ठीक है, तो डार्क क्यों रिलेट किया गया, डार्क वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि अननोन है, इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, हमारे साइंटिस्ट के पास भी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को लेकर नहीं है। लेकिन अब जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग दुनिया भर में जो भी चीज़ें देख पाते हो, दुनिया भर में क्या, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें देख पा रहे हो, चीज़ें क्या देख पा रहे हो, अपने सामने आपका फ़ोन, ठीक है, अपना पूरा घर, जो भी पृथ्वी है, सितारे हैं, सूरज है, प्लैनेट है, जो भी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हो, जो भी चीज़ें, मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ आप लोग अगर देख पा रहे हो, प्लैनेट वगैरह, चाहे सोलर सिस्टम हो गए, सब कुछ, जितने भी चीज़ आप लोग देख पा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर का 5% है। मतलब 5% ही चीज़ें आप लोग देख पाते हो, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डार्क मैटर जो है वो 27% है पूरे दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो डार्क एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, वो 68% है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, जो ऑर्डिनरी मैटर है, जो भी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया ना, चाहे स्टार हो, चाहे अर्थ हो, चाहे सन हो, चाहे मून हो, कुछ भी अगर आप लोग देख पा रहे हो उस पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो सिर्फ 5% है उसका। अदरवाइज 27% डार्क मैटर प्रेजेंट है और 68% डार्क एनर्जी प्रेजेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो बताया ये गया कि यूनिवर्स के अंदर अगर हम बात करें, अंतरिक्ष के अंदर अगर हम लोग एग्जैक्टली बात करें, जो डार्क मैटर है, ठीक है, क्या इस डार्क मैटर के अंदर ब्लैक होल है? अगर ब्लैक होल है तो उसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? तो अब मैंने यहाँ पर डार्क मैटर आपको समझाया काफ़ी अच्छे से कि पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स यहाँ पर स्टार स्टार आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या होगा, ये जो पूरा अंतरिक्ष के अंदर डार्क मैटर भी है, डार्क एनर्जी भी है। डार्क मैटर क्या कर रहा है, चीज़ों को होल्ड करके रख रहा है, आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। डार्क एनर्जी का क्या काम है, डार्क एनर्जी का काम है चीज़ों को दूर दूर रिपल्शन करना, और इसकी वजह से हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझना है। क्लियर हुआ दोनों के बीच का डिफरेंस? अब बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा ब्लैक होल है वो हम लोग उसके, क्योंकि देखो ब्लैक होल क्या होता है आपको पता होगा, मतलब ब्लैक होल तो काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होगा कि अंतरिक्ष के अंदर
एक ऐसा होल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। मतलब जो भी चीज़ ब्लैक होल के पास जाएगी वो चीज़ उसी के अंदर समा जाएगी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर उसी के अंदर चली जाएगी। यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लैक होल का कुछ इस प्रकार से आपको ये पिक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, ये है असली का ब्लैक होल, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि ब्लैक होल हमें सही से दिखाई पड़ता नहीं है, ये तो हमारे पास कुछ इमेजेस है जिसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। ये ब्लैक होल है, आई होप आप लोग ब्लैक होल समझ में आ चुका है। इसके अंदर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि अगर इसमें आप लोग अगर लाइट डालो तो लाइट, मतलब आप खुद देख पा रहे होंगे, लाइट भी नहीं दिख रही है, इसके अंदर से कुछ भी चीज़ पास नहीं हो सकती और सारी चीज़ें अपने अंदर ये संभाल लेता है, यहाँ पर सारी चीज़ें लेवल लेता है, आप एग्जैक्टली कह सकते हो। इसको हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। तो ये ब्लैक होल प्रेजेंट है कहाँ पर, अंतरिक्ष के अंदर, लेकिन इसको हम लोग देख नहीं पाते सही से, इसको हम लोग यहाँ पर सही से देख नहीं पा रहे हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पर ब्लैक होल का हमें सही पिक्चर मिला था, ठीक है, तो सही से हमारे पास इसको लेकर भी स्टडीज़ नहीं है। तो पता या बोला ये गया कि अगर मान लो यहाँ पर ये जो देखो यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है, अब ये अर्थ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर मान लो ब्रह्मांड हो गया। अब हम लोग पता लगा सकते हैं बीच में ब्लैक होल है, कैसे पता लगा सकते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल आएगा ग्रेविटेशनल वेव का। ये ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपने ये देखा, मान लो यहाँ पर इसको हमने ऐसे बनाया, ये सब पूरा ब्रह्मांड हो गया, बाकी सारे यहाँ पर आप देख पाओगे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, ब्रह्मांड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लैक होल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ब्लैक होल प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग कैसे पता लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब ये पूरा का पूरा जब ये यूनिवर्स हुआ तो इसके अंदर डार्क मैटर भी प्रेजेंट है, डार्क एनर्जी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर मैंने आपको बताया 27% का डार्क मैटर हमारा देखने को मिलता है, पूरे दुनिया भर में 27% डार्क मैटर आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, देखो ग्रेविटेशनल वेव्स मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल वेव मतलब कि मान लो दो ब्लैक होल हैं, ब्लैक होल है मैंने अभी आपको दिखाया था, जब ब्लैक होल आपस में दो मिल जाते हैं, मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं, जब ये आपस में दोनों मिलते हैं ना, तो मिलने के बाद क्या होता है, एक तरीके से एक वेव क्रिएट होती है, ग्रेविटेशनल वेव जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें आपस में दोनों टकराती हैं तो एक वेव क्रिएट होती है, और अंतरिक्ष इतना बड़ा है, चीज़ें टकराती रहती हैं तो एक वेव क्रिएट होती है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल वेव बोलते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ब्लैक होल ढूंढना है, क्योंकि ब्लैक होल के ऊपर हमारे पास प्रॉपर रिसर्च है नहीं, तो ब्लैक होल को हम लोग ढूंढ सकते हैं इस ग्रेविटेशनल वेव के माध्यम से। वेव कैसे बन रहे हैं कि आपस में यहाँ पर कोई ब्लैक होल दो टकरा रहे हैं, अंतरिक्ष में कुछ भी चीज़ आपस में टकरा रही है। मान लो यहाँ पर ये पानी हुआ, ठीक है, ये पानी बिल्कुल शांत है, मैंने एक बूंद ऊपर से टपका दी, अब यहाँ पर जैसे एक बूंद टपकाई क्या होगा, पानी हिलने लगेगा, वेव क्रिएट हो जाएंगी, है ना। तो इसी प्रकार से अगर दो ब्लैक होल आपस में मर्ज हो रहे हैं या फिर कुछ भी अंतरिक्ष में टकरा रहा है तो उससे ग्रेविटेशनल वेव बनती हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव बनती हैं ना, तो वो बनकर पूरे मतलब पूरे यूनिवर्स में फैल जाती हैं। तो बनेंगी ग्रेविटेशनल वेव, मान लो यहाँ पर बनी तो ये फैलती भी भारत कह रहा हूँ, पूरे अर्थ के ऊपर भी आएगी, सभी तक पहुँचेंगी। ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे तक आती हैं लेकिन हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते, हम उसको सेंस नहीं कर पाते हैं, हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि उसकी पावर बहुत कम हो जाती है, आपको ध्यान रखना है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत दूर है, ठीक है। आते आते इसकी पावर बिल्कुल फेंट हो जाती है, हम लोग बिल्कुल इसको महसूस नहीं कर पाते। इसको महसूस करने के लिए हम लोगों ने LIGO डिटेक्टर लगा रखा है, ठीक है, US के अंदर, आपको पता होगा, उसके ऊपर वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल अभी हम लोग बात करें तो इसी यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव को हम लोग डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि वाकई में ब्लैक होल प्रेजेंट है। कैसे, मान लो ये अर्थ हुआ, इधर बीच में यहाँ पर ब्लैक होल हुआ, अब मान लो यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ पर बनी, ग्रेविटेशनल वेव जब बनेंगी, जब ये ग्रेविटेशनल वेव अर्थ तक पहुँचेंगी, ठीक है, जब ये ग्रेविटेशनल वेव अर्थ तक पहुंचेंगे, अगर बीच में ब्लैक होल आ जाएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल वेव की जो भी यहाँ पर सिग्नल है वो बदल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में ब्लैक होल आ गया। तो ब्लैक होल की वजह से ये जो सिग्नल है वो चेंज हो जाएंगे, और चेंज होने के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर क्रिएट कुछ और हो रही है, अलग कुछ और होगी, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि बीच में यहाँ पर ब्लैक होल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या हुआ, ये ओरिजिनल ग्रेविटेशनल वेव हुई, ओरिजिनल ग्रेविटेशनल वेव ऐसे दिखती है, और उसके बाद अगर लेंस्ड हो गया, मतलब कि बीच में ब्लैक होल आ गया, ब्लैक होल की वजह से यहाँ पर जो है इसके अंदर बदलाव हो गया, इस वेव के अंदर चेंजेस हो गए, ठीक है। तो अब बीच में बदलाव आ गया, तो इसकी वजह से जो बदलाव आया है तो यहाँ पर इसके अंदर बदलाव इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो हम लोग महसूस कर पाएंगे कि ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट कुछ और हुई थी, हमारे पास पहुँची कुछ और है, मतलब बीच में ब्लैक होल है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया ना, जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर एक अच्छा खासा मात्रा डार्क मैटर का है, डार्क मैटर का एक अच्छा खासा फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। और डार्क मैटर अगर ब्लैक होल से बना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ब्लैक होल से डार्क मैटर बना होगा तो वो इंटरेक्ट करेगा, अगर ग्रेविटेशन अगर पास होगी तो उसके पास से निकलेंगी, ब्लैक होल के पास से निकलेंगी, क्योंकि डार्क मैटर और ब्लैक होल सब एक में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया।
तो क्या होगा, अगर ये ग्रेविटेशनल यहाँ से पास होंगी, ये जो वेव हमारी अर्थ तक पहुँचेंगी, बीच में अगर ब्लैक होल आ जाएगा तो यहाँ पे सिग्नल बदल जाएंगे, यहाँ पे अलग हो जाएंगे, ठीक है, बीच में यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं बीच में ब्लैक होल है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला है साइंटिस्ट ने कि ये तरीका यूज़ किया जा सकता है, और इस तरीके का यूज़ करने के बाद हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक होल का प्रेजेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर पाए होंगे, एग्जैक्टली क्या होता है ब्लैक होल्स, क्या होता है ग्रेविटेशनल वेव, क्या होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, बीच में यहाँ पर ये ब्लैक होल आ गया और फिर उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे बनती है, मैंने आपको ये भी बता दिया। देखो लीगो वर्गो के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिटेक्टर्स बने। हाँ, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे हमने वेव को डिटेक्ट कैसे किया, क्योंकि अभी तो आपने बोला कि जो वेव्स हमारे पास आती हैं हम लोग महसूस कभी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो फेंट हो जाती हैं। तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक लीगो देखने को मिलेगा, एक वर्गो डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर हम लोगों ने बना रखे हैं, एक यूएस के अंदर है, दूसरा वर्गो कहाँ पर है आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। तो इस डिटेक्टर के माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये पता लगाती है कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल वेव्स हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड के अंदर डार्क एनर्जी हुआ, डार्क मैटर हुआ, उसी में ब्लैक होल हुआ, और ब्लैक होल यहाँ पर अर्थ हुआ। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव बन रही है तो बीच में ब्लैक होल आया, ब्लैक होल आने की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव बदल कर अर्थ के ऊपर पहुँच रही है, तो हम उसको हम लोग डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं बीच में ब्लैक होल प्रेजेंट है। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं भाई ये तरीका यूज़ कर सकते हो, जिससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली ब्लैक होल्स प्रेजेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है यार, ठीक है। मुझे लगता है कि चीज़ क्लियर हो चुकी है। काफ़ी बार हम लोगों ने देखो ये जो डार्क एनर्जी डार्क मैटर, इसके बारे में एक न्यूज़ आई थी सितंबर में, मैंने आपको पढ़ा रखी है। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, मैं सारी न्यूज़ बता सकता हूँ कि हमने कब कब पढ़ी, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने सारे नोट शेयर कर रखे हैं, कौन कौन सी तारीख के हैं वो सब मैंने आपको, तो मैं जैसी सर्च करता हूँ तो अब मुझे तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर बात की गई है न्यू ऑब्जर्वेशन हेल्प्स एक्सप्लेन द यूनिवर्स मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया ऑब्जर्वेशन है जो कि मदद कर रहा है, जो कि हमें एक्सप्लेन करेगा यूनिवर्स का, हमारे पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जर्वेशन है ये हुआ, और यहाँ पर पता लगाया गया। देखो आपको पता होगा एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, और उसके बाद और भी आपको गैलेक्सीज देखने को मिलती है। हमारे अंतरिक्ष में और भी बहुत सारी गैलेक्सीज, ऐसा नहीं है एक ही गैलेक्सी प्रेजेंट है, और भी गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी है एक, तो उसके बाद एक गैलेक्सी आपको देखने को मिलती है, कौन सी, गैलेक्सी मेसियर 77, ठीक है, गैलेक्सी मेसियर 77 आपको ध्यान रखना है। अब क्या है यहाँ पर, इसी के अंदर एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये है, डायरेक्टली अगर हम बात करें, टू द पॉइंट बात करें, तो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता क्या है, मैं आप लोगों को चलो पिक्चर के माध्यम से क्लियर करता हूँ। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस क्या होता है, ये गैलेक्सीज हैं, बेसिकली गैलेक्सीज दैट रिलीज एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक ऐसी गैलेक्सी जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग एक्टिव गैलेक्सी बोलते हैं। एक्टिव गैलेक्सी अलग अलग प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया बहुत सारी जो गैलेक्सी होती है जिनका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। जैसे आप लोग ये देखोगे, ये गैलेक्सी, एक सेकेंड, ये पूरी गैलेक्सी ऐसे दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये गैलेक्सी इतना नहीं चमक रही है जितना इसका बीच का न्यूक्लियस चमक रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यही होती है एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्सी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुआ, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये है एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्सी। मैंने आपको बताया जो एक्टिव गैलेक्सीज होती हैं इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, बीच में जो आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा चमक रही है ना। यहाँ पर एक गैलेक्सी, एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्सी के अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लेजर, एक होता है कसार, ये आपको ध्यान रखना है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी, एक डिस्ट्रक्शन है ये यूनिवर्स के अंदर जो प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अब क्या बताया गया, तो आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, इन्होंने बताया कि जो ये एक्टिव न्यूक्लियई है ये क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्लेसेस प्रेजेंट होते हैं सेंटर्स ऑफ मैनी लार्ज गैलेक्सीज, जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है, उनके बीच में यहाँ पर कुछ प्लेसेस यहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलेंगे। उनके अंदर चमक बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस मात्रा में चमक होती है। कि चमक कैसे आ रही है, एनर्जी किसे आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो शाइन करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चमक निकल कर आती है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो ये गैलेक्सीज हैं, अगर हम लोग बात करें इसके बीच में ना, जो भी आपको ये ल्यूमिनोसिटी देखने को मिल रही है, जो भी एनर्जी बन रही है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। मोस्ट एनर्जिक आउटबर्स्ट देखने को मिला है लगभग यहाँ पर अभी तक, जब से हमारी गैलेक्सी बनी है, जो बिग बैंग इवेंट हुआ है, आपको पता है 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हमारी गैलेक्सी बनी है।
13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये गैलेक्सी कैसे बनी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैंने भी आप लोगों को पूरा का पूरा समझाया, पूरा यूनिवर्स कैसे बना है, उसके पीछे की बिग बैंग थ्योरी है। पहले एक गोला छोटा सा हुआ करता था, ये गोला आपस में एक्सपैंड होता रहा, ये यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड होता रहा, ठीक है। ये गोला आपस में एक तरीके से बढ़ता रहा, इसमें गैलेक्सीज वगैरह आती रही और भी चीज़ें बढ़ती रही और आज के टाइम पर भी ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये कब की बात है, लगभग यहाँ पर यह है बात 13.8 बिलियन ईयर्स एगो की। मतलब तब से अभी तक इतना ज़्यादा एनर्जी हमने कहीं नहीं देखा है, ठीक है। अभी तक इतना ज़्यादा एनर्जी कहीं नहीं देखा है, आपको ध्यान रखना है। तो जो भी गैलेक्सी होती है इसके बीच में यहाँ पर जो ये एनर्जी प्रेजेंट हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। तो आपको ध्यान रखना है। तो साइंटिस्ट का कहना है ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक पार्ट है, ठीक है। यूनिवर्स की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। उसके बाद बोला गया जो ये ब्लैक होल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, मैंने आपको बता दिया। इनके अंदर ग्रेविटेशनल पुल होता है, अपनी तरफ चीज़ों को खींच लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो लाइट है, लाइट भी अगर इसके अंदर चली गई तो वो लाइट कहीं से पार नहीं हो सकती, इसके अंदर ही समा जाएगी सब कुछ। इसी प्रकार से होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सी को बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये वाला पिक्चर, एक पिक्चर और देखो। ब्लैक होल क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कौन से होते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे गैलेक्सी के बीचों बीच प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा। तो बोला गया जो मेसर 77 गैलेक्सी है जिसके ऊपर रिसर्च वगैरह करी जा रही है, इसको हम लोग NGC 1068 भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लगभग 47 मिलियन लाइट ईयर्स एगो लोकेटेड है। अगर हम बात करें अर्थ से लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर ये लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर बीचों बीच एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका वजन अगर हम बात करें तो सन से भी लगभग, अगर हम बात करें सन से भी 10 मिलियन टाइम्स बहुत ज़्यादा है। तो इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, सन से भी लगभग 10 मिलियन गुना ज़्यादा इसका वेट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया, जो ये मॉडल है ये बताता है कि जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है ये बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ये अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है, हर गैलेक्सी में देखने को मिलता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। एक्टिव न्यूक्लियस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जो गैलेक्सी है उसके बीचों बीच एनर्जी प्रेजेंट हो रही है, इसके बीचों बीच आपको ये सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलेगा। बीच में यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है जिसको हम लोग एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं। तो बोला गया सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं पर है और बहुत सारी गैलेक्सीज के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया जितने भी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होती हैं ये बेसिकली यहाँ पर सेम होती हैं, ठीक है। बस खाली क्या है यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। कुछ तो गैलेक्सीज होती हैं, कुछ तो ये जो एनर्जी होती है वो हमको दिख जाती है, ठीक है। कुछ एनर्जी छुप जाती है इनके पीछे क्योंकि क्लाउड्स और डस्ट वगैरह काफ़ी बन जाता है, तो कुछ यहाँ पर छिप जाती हैं, हम लोग को सही से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन कुछ तो काफ़ी अच्छे से दिखाई पड़ती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेसर 77 एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है ये काफ़ी डार्क वन है, लेकिन जो नया ऑब्जर्वेशन है वो ये पता चलता है ये भी इतना ही ब्राइट है, मतलब इतनी चमकदार है जितनी बाकी सब चमकदार होता है। बट खाली फ़र्क यह है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, इसके आसपास ज़्यादा क्लाउडी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा डस्ट वगैरह देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें क्लियरली मेंशन देखने को मिलती नहीं है। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको यहाँ पर ये सारी बातें बता दी हैं कि एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्टिक क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा फिर से बता देता हूँ कि मान लो कोई गैलेक्सी है, इसके बीचों बीच यहाँ पर आपको एक सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलेगा, ठीक है। वही हमारा एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्टिक न्यूक्लियर कहलाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, ये बोला गया है। इसके ऊपर लगातार अभी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, नया ऑब्जर्वेशन हम लोगों को ये पता चला है कि भाई सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलती है। तो स्टडी इसने फोकस किया है किस चीज़ के ऊपर, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के ऊपर। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, गैलेक्सी को बीचों बीच। जैसे गैलेक्सी मेसर 77 है, इसके बीचों बीच सुपर मैसिव ब्लैक होल यहाँ पर ये प्रेजेंट है इसके सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यही हमारा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है, इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा पावर है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट है हमारे पूरे यूनिवर्स का। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं पर देखने को मिलेगी हमारे पूरे यूनिवर्स में, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको भी क्लियर कर लिया है। नाउ अब क्या हुआ, ये हुए हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे आर्टिकल्स कवर, और काफ़ी लंबा समय लगा, काफ़ी टिपिकल थे, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, डेफिनेटली कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, आगे चलते हैं। नाउ उसके बाद आते हैं लास्ट आर्टिकल की तरफ। देख पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। यहाँ पे एक लौता आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया पेज नंबर 1 पे एक आर्टिकल कवर किया गया है। इंडिया और यूएई के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन हो चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर हो चुका है साइन। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर होगा जो व्यापार है इसके ऊपर जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगती हैं वो ड्यूटीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया हम लोग यूएई से यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट से सोना परचेस करेंगे, गोल्ड परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद जो ज्वेलरी होता है,
जो यहाँ पर ज्वेलरी आभूषण जो होंगे उनको बनाकर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, गोल्ड हमारे पास आएगा यूएई से, प्लस उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इससे भारत को फ़ायदा होगा। भारत को कैसा फ़ायदा होगा? देखो अभी तक क्या होता था, यूएई के अंदर जब हम लोग ये अपनी ज्वेलरी भेजते थे तो यूएई हमसे 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी लेता था। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज करता था, ठीक है, इंडियन ज्वेलरीज के ऊपर। लेकिन आज के टाइम पर ये चली गई, अब कोई 5% नहीं, अब ये जीरो ड्यूटी रहेगी, जिससे यहाँ पर प्रोडक्ट सस्ता भी मिलेगा, प्लस हमारे को थोड़ा सा हमारा जो सामान है वो ज़्यादा बिकता हुआ नजर आएगा यूएई के अंदर। तो बताया गया इससे क्या होगा, ये जो पहले 5% एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था, एक्स्ट्रा ड्यूटी लग रही थी, वो अब हटा दी जाएगी। और इसी को लेकर तो ये एग्रीमेंट हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये ड्यूटीज़ हट जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो ज्वेलरीज वगैरह है इसके अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ पर सिंपल सा आर्टिकल था, ये क्लियर हो चुका है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर मेंशन है नहीं। नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। संडे के ये कुछ आर्टिकल्स थे, साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स काफ़ी डिटेल में थे, तो उनको भी डिस्कस किया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।